हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद गोस्वामी है। मैं फिजिक्स से पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी दिल्ली से। मैं ये जो 21 दिन का कोरोना का टाइम है, इस पूरी ड्यूरेशन में आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में जो आता है, उसको मैं बहुत ही सिंपल सी टर्मिनोलॉजी में आपको समझाऊंगा। तो इससे आपका 21 दिन में पूरा डिफेंस का आप फिजिक्स का सिलेबस कवर कर पाओगे और उसको आप अगर यूज करो तो आप क्वेश्चंस लगा के आप आसानी से फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आज मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट एंड डायमेंशन वाले टॉपिक से। इसके बाद हम आगे पहले 11th का सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद हमारा 12th की तरफ रुझान रहेगा। तो ठीक है, आज से मैं स्टार्ट करता हूं आपका यूनिट एंड डायमेंशन वाला टॉपिक। यूनिट एंड डायमेंशन, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं इकाई और विमा। सबसे पहले हम यूनिट्स की अगर हम बात करें तो दो तरीके की इन जनरल यूनिट्स हो सकती हैं। कौन कौन सी तरीके की? आपने पढ़ी होंगी एसआई यूनिट और फिर आपने पढ़ी होगी सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट को हम बोलते हैं एमकेएस यूनिट भी बोलते हैं। एम का मतलब क्या है? यहाँ पे एम होता है हमारा मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस इसमें होता है सेकंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है इसको हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं और एमकेएस यूनिट भी बोलते हैं। तो इसमें मीटर क्या है? एक्चुअल में अगर हम कुछ इकाइयों की बात करें तो जैसे लेंथ की अगर हम बात करते हैं, जिसको हिंदी में लंबाई कहते हैं, तो उसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर होती है। उसी तरीके से अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं, जिसे हम मास लिख सकते हैं, तो इसकी जो यूनिट है उसे हम किलोग्राम लिखते हैं। उसी तरीके से समय, जिसको टाइम कहते हैं, टाइम की इकाई को हम सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम लंबाई, मास और टाइम, लेंथ, द्रव्यमान और समय को अगर मीटर, किलोग्राम और सेकंड में लिखते हैं तो उस यूनिट्स को हम कहते हैं एमकेएस यूनिट। इन्हीं इकाइयों को हम सीजीएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा एमकेएस है। इसी को अगर हम मीटर की जगह पे सेंटीमीटर में यूज करना शुरू कर दें, किलोग्राम की जगह पे ग्राम में यूज करना शुरू करें और सेकंड को सेकंड में ही रहने दें, तो ये जो यूनिट आ रही है इसे कहते हैं सीजीएस। सी, जी और एस जो है वो इसके फर्स्ट टर्म्स हैं। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। तो ये हमारी तीन बेसिक क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास और टाइम। इसके अलावा चार और होती हैं, टोटल 7 हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हमारी कुछ कुछ टर्म्स आएंगे तो उनमें हम यूज कर लेंगे। अभी फिलहाल हम फोकस करते हैं इन तीन क्वांटिटीज पे, लंबाई, द्रव्यमान और समय पे। तो याद रखना है, लंबाई की जो एमकेएस यूनिट है वो मीटर है और जो सीजीएस यूनिट है वो आपकी सेंटीमीटर है। उसी तरीके से द्रव्यमान, जिसको मास कहते हैं, इसकी एमकेएस यूनिट आपकी किलोग्राम है और सीजीएस यूनिट आपकी ग्राम है। समय को हम सेकंड में ही लिख रहे हैं, दोनों ही चीजों में। एमकेएस में भी इसको सेकंड में लिया जाता है और सीजीएस में भी इसको सेकंड में ही ले रहे हैं। अब देखिए, जब आपको ये बेसिक क्वांटिटीज पता है तो इसके हिसाब से आप बाकी क्वांटिटीज को डेराइव कर सकते हो। कैसे करेंगे? जैसे आपको अगर मान लीजिए क्षेत्रफल, एरिया की यूनिट निकालनी है, तो एरिया को आप क्या कह सकते हो? जैसे मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल की बात करता हूं, तो रेक्टेंगल में क्या होता है? लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, L इंटू बी। अब L भी एक तरीके से लेंथ है और B भी एक तरीके से लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ हो गया। इसको आप कह सकते हो लेंथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर का आपने स्क्वायर कर दिया, तो एरिया की हमारी यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर स्क्वायर, या फिर इसे आप कह सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एमकेएस में है और ये आपकी सीजीएस में है। तो आपने क्या किया? ये लेंथ की यूनिट का यूज करके आपने एरिया की यूनिट को निकाल लिया। उसी तरीके से आप जैसे मान लीजिए वॉल्यूम की बात करते हो, वॉल्यूम जैसे हिंदी में हम आयतन बोलते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। मतलब मान लीजिए ये आपका एक सिलेंडर है, तो अब अगर इस वाले सर्कल का एरिया निकाल लो, मान लीजिए ये ए है और इसकी लेंथ से इसमें मल्टीप्लाई कर दो L, तो ये इसका आपको वॉल्यूम दे देगा। वॉल्यूम क्या आएगा? इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और इसकी लेंथ क्या है? L, तो पाई आर स्क्वायर L क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। तो हमने क्या किया? एरिया में अगर लंबाई से मल्टीप्लाई किया तो आपको वॉल्यूम मिल सकता है। एरिया की यूनिट हमने अभी क्या निकाली? मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये मीटर स्क्वायर और मीटर मिलके क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो इस तरीके से वॉल्यूम की यूनिट आपकी हो जाएगी मीटर क्यूब
जो कि MKS में होगी। अगर आपको इसको CGS में लिखना है तो ये हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, हर यूनिट को MKS और CGS में लेके चल रहा हूं, लेकिन अभी मैं इसको रोक रहा हूं। अभी मैं क्या करूंगा, फोकस, अब हम सारी यूनिट्स को केवल MKS में लिखेंगे और उसके बाद जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे कि कैसे हम MKS को CGS में और CGS को MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हमारा कन्वर्जन होगा। तो अभी फिलहाल हम केवल MKS यूनिट्स की बात करेंगे। ओके, तो हमने ये लेंथ की यूनिट का यूज करके एरिया और वॉल्यूम की यूनिट निकालना सीखा। अभी हम कुछ और क्वांटिटीज देखते हैं कि उनकी यूनिट्स को हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सबसे पहले मान लीजिए हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी जिसे हम वेग कहते हैं, इसको V से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो हम जब वन डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि V मतलब होता है अंतिम वेग और U मतलब होता है प्रारंभिक वेग। तो अभी हम फिलहाल U और V किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेलोसिटी होता क्या है, लेंथ या फिर आप कह सकते हो डिस्टेंस। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जब वेक्टर्स हम पढ़ेंगे। तो भी फिलहाल आप डिस्टेंस ही मान लीजिए। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस में अगर समय से डिवाइड करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। डिस्टेंस की इकाई हमारी क्या है, मीटर, और समय की क्या है, सेकंड। तो आप इसकी इकाई को क्या लिख सकते हैं, मीटर अपॉन सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी की यूनिट को लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, एक्सीलरेशन, जिसको हम त्वरण कहते हैं, इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन समय। तो अगर हम वेलोसिटी के चेंज को समय से डिवाइड कर दें तो आपको त्वरण या फिर एक्सीलरेशन मिल जाएगा। त्वरण इसको ऐसे लिखते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, आपका अंतिम वेग आप में से अगर आप प्रारंभिक वेग को हटाओ, मतलब v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है आपका एक्सेलरेशन। तो इन दोनों को आप अभी फिलहाल के लिए एक ही मान लो, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि जिन क्वांटिटीज का सेम यूनिट या सेम डायमेंशन होता है, जिनकी विमा एक ही होती है, उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो हमारा आगे का जो डायमेंशन वाला टॉपिक है वहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप इन दोनों को हटा के केवल एक क्वांटिटी v रख लीजिए। तो v अपॉन टी, इसको चाहो तो आप डेल्टा v भी लिख सकते हो। डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी यूनिट आई अभी हमारे निकाली थी मीटर पर सेकंड, और इसमें आपने क्या किया, फिर से टाइम से डिवाइड किया। तो ये हो गया मीटर सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारी जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगी एक्सीलरेशन या फिर त्वरण की यूनिट। तो हम लोगों ने लेंथ का यूनिट यूज करके एरिया और वॉल्यूम की यूनिट निकाली, फिर लेंथ और टाइम का यूज करके हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की यूनिट निकाली। अभी हम क्या करते हैं, लेंथ, मास और टाइम तीनों को यूज करके निकालते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मोमेंटम, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संवेग, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास को हम यूनिट में क्या ले सकते हैं, किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट अभी हमने क्या ड्राइव की थी, वेलोसिटी को हमने बोला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसकी यूनिट आई थी हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो इसको क्या कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई हमारी मोमेंटम की यूनिट। सिमिलरली आप फोर्स की यूनिट निकाल सकते हो, फोर्स जिसको हम बल कहते हैं, और इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम न्यूटन के लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स, तो उसमें सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, dp अपॉन dt। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब आपका जो मोमेंटम है mv, उसमें आप टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या हो गया, mv बाई t। अभी mv की आपने यूनिट ड्राइव की थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और उसमें आपने क्या किया, फिर से टाइम से डिवाइड किया,
तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई सेकंड, जिसे आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी फोर्स की यूनिट। क्या होती है फोर्स की यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, फोर्स, क्योंकि हम न्यूटन्स के लॉ पढ़ रहे हैं फोर्स के लिए, तो इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट भी होती है, तो इसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लिखते हैं न्यूटन। तो 1 न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लेंथ, मास और टाइम, ये जो 3 स्टैंडर्ड क्वांटिटी हैं, इनकी यूनिट्स का यूज करके किसी भी क्वांटिटी जिसमें लेंथ, मास और टाइम आते हैं उनकी यूनिट डराइव कर सकते हैं। आगे कुछ क्वांटिटीज आएंगी, जैसे कि करंट है, वो भी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, उसकी यूनिट को हम एम्पियर लिखेंगे, फिर कैंडला, ऐसे करके 7 टोटल क्वांटिटीज होती हैं। अभी हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो क्वांटिटीज आएंगी हमारी पिक्चर में हम उनकी यूनिट्स उसी हिसाब से डिस्कस कर लेंगे। अब हम इसको यूनिट से आगे टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं। अब हम चलते हैं अपने डायमेंशन की तरफ, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विमा। ओके, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसको मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। क्वांटिटी, और यहां पे हमने उसकी यूनिट लिखी थी। यूनिट फिलहाल मैं एमकेएस में बात कर रहा हूं, एमकेएस या फिर एसआई यूनिट। अब हम यहां पे अब डायमेंशंस की बात करने वाले हैं। तो पहली क्वांटिटी जो हम लेके चल रहे थे वो थी हमारी लेंथ, जिसे हम लंबाई भी लिख सकते हैं, और इसकी यूनिट हमने देखी थी मीटर होती है। सिमिलरली दूसरी क्वांटिटी हमने देखी थी मास, जिसकी यूनिट हमने लिखी थी किलोग्राम, और तीसरी यूनिट थी हमारे पास टाइम, और जिसकी यूनिट को हम लिखते हैं सेकंड। अब हम जब डायमेंशन की बात करेंगे तो हम इस मीटर को एक स्टैंडर्ड सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं तो इसे हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि हम मास की बात कर रहे हैं तो पहला जो वर्ड है उसके हिसाब से हम इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम को हम कैपिटल, देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी क्वांटिटी है, लेंथ है तो उसका एल ले लिया, मास है तो उसका एम ले लिया, सिमिलरली टाइम है तो उसका हमने कैपिटल टी ले लिया। जब भी हम डायमेंशन की बात करेंगे तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारी जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या है, हमारी मीटर है, और उसकी डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल। सिमिलरली हमारा जो द्रव्यमान है उसकी यूनिट हमारी है किलोग्राम, और उसकी डायमेंशन हम लिखेंगे कैपिटल एम। उसी तरीके से टाइम के लिए हम सेकंड लिखेंगे और डायमेंशन हम लिखेंगे कैपिटल टी। अब जैसे हम लोग इन 3 यूनिट का यूज करके बाकी इकाई, बाकी जो क्वांटिटीज हैं, जैसे कि वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, मोमेंटम, फोर्स, उन सब की यूनिट्स निकाल रहे थे, उसी का यूज करके हम अब डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया के लिए। एरिया हमने क्या बोला था, एरिया की यूनिट आएगी हमारी मीटर स्क्वायर। तो मीटर का मतलब एल और स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास एल स्क्वायर। उसी तरीके से जब आप वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम की यूनिट थी हमारे पास मीटर क्यूब, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी एल क्यूब। फिर हम लोगों ने देखा था वेलोसिटी, जिसको मैंने वेग बताया था हिंदी में, इसकी यूनिट हमने क्या देखी थी, मीटर पर सेकंड। मीटर मतलब एल, सेकंड मतलब टी, तो हमने क्या किया, एल को टी से डिवाइड किया है, एल अपॉन टी ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हो एल टी माइनस 1। तो ये एल टी माइनस 1 वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी। उसी तरीके से आप एक्सीलरेशन की डायमेंशन लिख सकते हो। एक्सेलरेशन, जिसको मैं त्वरण लिख रहा था और स्मॉल ए से मैंने रिप्रेजेंट किया था, और इसकी यूनिट क्या आई थी हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का मतलब एल और सेकंड का मतलब टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम ये लेंथ, मास और टाइम की यूनिट्स का यूज करके, इस टेबल का यूज करके बाकी क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकाल रहे हैं।
हमने एरिया की डायमेंशन देखी एल स्क्वायर, वॉल्यूम की देखी एल क्यू, वेलोसिटी हमने देखा एल टी माइनस वन और एक्सीलरेशन देखा एल टी माइनस टू। बाकी क्वांटिटीज भी देख लेते हैं जिसमें हमारा मास भी पिक्चर में आ जाएगा। तो मास के लिए सबसे पहले हमने देखा था मोमेंटम, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हिंदी में संवेग कहते हैं। और इसकी यूनिट हमने देखी थी, क्या आई थी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम को हम क्या लिखेंगे? यहां से देखिए आप, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को मीटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल L से, और सेकंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से। तो इसको आप ओवरऑल देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? mL/t-1। उसी तरीके से आप लास्ट क्वांटिटी देख सकते हो, फोर्स। फोर्स जिसको हम बल कहते हैं, इसकी यूनिट हमने देखी थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी बोल रहे थे। तो इसकी यूनिट के हिसाब से आप डायमेंशन फिर से निकालिए। किलोग्राम का मतलब कैपिटल M, मीटर का मतलब कैपिटल L, सेकंड का मतलब कैपिटल T, स्क्वायर लगा हुआ है तो कैपिटल T का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको इसकी डायमेंशन मिल जाएगी mL/t-2। तो ये था हमारा बेसिक कि कैसे हम किसी भी क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज को यूज करके। आगे हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो ये है कि जो डायमेंशन हम निकाल रहे हैं इसका यूज क्या है, इस डायमेंशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वो हम पूरा फोकस अब रखेंगे। तो सबसे पहला जो आप यूज कर सकते हो वो ये है कि आप जैसे मान लीजिए फिजिक्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके 4 ऑप्शन हैं, तो उन ऑप्शंस में से आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। आप सिंपल केवल डायमेंशन निकाल के बता सकते हो कि इन 4 ऑप्शंस में से ABC सही है या फिर कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। वो आप कैसे करोगे वो सब मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो अभी हमारा फोकस रहेगा बेसिक के बाद व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, या फिर विमा के क्या हमारे यूज हैं। इनके यूज समझने से पहले ये तो मैंने आपको डायमेंशन निकालना सिखाया है, लेकिन ये डायमेंशंस मैं चाहूंगा कि आप सारे डायमेंशंस कॉपी पे एक बार खुद से निकालें और उन सारे डायमेंशंस को याद कर लें, क्योंकि जब आप उनको यूज करना चाहोगे एग्जाम में तो आपको वो डायमेंशन याद होनी चाहिए, ना कि आप उसे निकालो, क्योंकि एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप डायमेंशन निकालो फिर चेक करो कि वो सही है कि नहीं। तो कुछ क्वांटिटीज जैसे कि आप रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हो, आप कैपेसिटेंस पढ़ने वाले हो, आप इंडक्टेंस पढ़ने वाले हो, आप परमिएबिलिटी एप्सिलॉन पढ़ोगे, आप परमिटिविटी म्यू, ये परमिटिविटी होता है, ये परमिएबिलिटी होता है, ये कुछ क्वांटिटीज आप पढ़ने वाले हो। आप पढ़ोगे ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऐसे कुछ टर्म्स आपके एग्जाम में, ऐसे कुछ टर्म्स आपको आगे आने वाले हैं। तो आपको इन सब की डायमेंशंस निकालनी है और उनको फिर आपको याद रखना है। तो हम लोग जब ये वीडियो डालेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, उस पीडीएफ में कुछ डायमेंशंस की एक टेबल बनी होगी। आप उस टेबल को पहले तो खुद से निकालें कि कैसे आ रही हैं और वो पूरी टेबल आप याद कर लें। तो ये मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसे एज ए होमवर्क करें। तो आगे हम बढ़ते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ओके, तो एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। जो मैं बता रहा था कि एग्जाम में आप कैसे चेक करें कि कोई इक्वेशन आपको जो दे रखी है वो सही है या नहीं। तो आप किसी इक्वेशन की वैलिडिटी को कैसे चेक कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके, वो हमारा पहला एप्लीकेशन है। इसका क्या मतलब है? ये एप्लीकेशन कहता है कि ऐसी इकाइयां जिनकी डायमेंशन सेम होती है उनको ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो।
इसको आप मैं इंग्लिश में बोलूं तो कहेंगे द क्वांटिटीज हैविंग सिमिलर डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। लिख देता हूं मैं, द क्वांटिटीज विद सिमिलर डायमेंशन डायमेंशन को मैं शॉर्ट में डायमेंशन लिख रहा हूं, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा था कि जो एक्सेलरेशन है उसे आप लिख सकते हो v माइनस यू अपॉन टी, ऐसे मैंने आपको एक बताया था। और मैं कह रहा था कि इनकी डायमेंशन सेम है इसलिए हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो वो अब यहां पे आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी को आप v से भी लिख सकते हो, u से भी लिख सकते हो। v का मतलब मैंने बताया था कि अंतिम वेग, और u का मतलब मैंने बताया था प्रारंभिक वेग। अब ये दोनों ही क्योंकि वेग है तो दोनों की डायमेंशन सेम है, इसीलिए आप इनको सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हो। लेकिन आप अगर मान लीजिए ऐसे कहते कि v माइनस ए समथिंग इक्वल्स टू कुछ कह दिया आपने, मान लीजिए u, तो आप क्या कर रहे हो, वेलोसिटी में से एक्सीलरेशन को घटा रहे हो। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, lt माइनस 1, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या है, lt माइनस 2। तो ये तो आप पॉसिबल नहीं कर सकते, तो ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि आपने क्या किया, वेलोसिटी में a को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। जबकि रूल क्या कहता है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सिमिलर होती है उन्हीं को आप ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसकी डायमेंशन हमारी है lt माइनस 1, इसकी भी हमारी है lt माइनस 1, लेकिन एक्सीलरेशन की क्या होती है, lt माइनस 2, लेकिन इसमें हमने क्या किया, टाइम से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया। तो lt माइनस 2 में एक्सीलरेशन की डायमेंशन है lt माइनस 2 और टाइम की डायमेंशन है t। तो आपने lt माइनस 2 में जब t से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्चुअल में मिलेगा क्या आपको, lt माइनस 1 ही मिल रहा है। तो रूल आपका फॉलो होने लग गया कि आपने u में जो at को ऐड किया है, तो u और at की जो ओवरऑल डायमेंशन है वो आपकी सेम है। तो रूल क्या है, अगर क्वांटिटीज की सिमिलर डायमेंशन है तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। अगर आप बिना सिमिलर डायमेंशन की क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे कि मैं यहां पे करने की कोशिश कर रहा था, तो वो गलत होगा। इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे आप लोगों ने रियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, क्या होती है रियल गैस इक्वेशन? रियल का मतलब होता है वास्तविक। तो एक होती है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, और एक होती है रियल मतलब वास्तविक गैस इक्वेशन, वो भी कुछ ऐसी ही फॉर्म होती है लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल्स टू nRT, ऐसी कुछ होती है। P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस V इक्वल्स टू n को छोड़ दीजिए, n मैंने मान लिया है 1 इक्वल्स टू RT। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो P के साथ में A अपॉन वी स्क्वायर ऐड हो रहा है, सिमिलरली V के साथ में B ऐड हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्मॉल a की और इस स्मॉल b की डायमेंशन क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे? अच्छा, ये कुछ नए टर्म्स आए आपके पास, जैसे p है, t है और r है, तो इनको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। तो pv इज इक्वल टू RT अगर मैं लिख रहा हूं तो इसमें जो p है उसे हम लिखते हैं प्रेशर, जिसको मैं हिंदी में दाब लिख सकता हूं। और प्रेशर एक्चुअल में होता है फोर्स, बल पर यूनिट एरिया, कि एक फोर्स, मान लीजिए ये एक छोटा सा एरिया है और इस पर आप कोई फोर्स F लगा रहे हो, तो एक पर्टिकुलर फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम लिखते हैं प्रेशर। फोर्स की यूनिट हम अभी देख चुके हैं, न्यूटन थी, और एरिया की यूनिट हमारी मीटर स्क्वायर थी। तो जो प्रेशर है उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस की अगर आप बात करें प्रेशर के लिए, तो न्यूटन की डायमेंशन क्या थी, mL T माइनस 2,
और मीटर की हमने डायमेंशन अभी देखी है एल स्क्वायर। तो ये ओवरऑल जो प्रेशर की डायमेंशन है वो आप लिख सकते हो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो ये होती है हमारी प्रेशर की डायमेंशन। इसमें जो V है वो आपका वॉल्यूम है, जिसकी डायमेंशन हम अब थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, एल क्यू उसकी डायमेंशन होती है। आर को हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं, टी हमारा इसमें है टेम्परेचर और इसकी यूनिट होती है केल्विन। इसकी डायमेंशन को आप डिग्री के भी लिख सकते हो या फिर इसकी डायमेंशन को कभी हम थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो है प्रेशर पर, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रेशर की जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसकी जो डायमेंशन है वो है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अब आपको इन दो डायमेंशंस को यूज करके, ये और ये डायमेंशन यूज करके स्मॉल ए और स्मॉल बी की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहोगे तो उसके लिए सिंपल तरीका मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर किसी इक्वेशन में दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यहां पे देखिए एडिशन हो रहा है और यहां पे देखिए सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों की जो विमा है, जो डायमेंशन है, वो सेम हो। तो इसका मतलब जो हमारी स्मॉल बी है और जो कैपिटल वी है, इन दोनों की जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को जब आप यूज करोगे तो आप कह सकते हो कि जो स्मॉल बी की डायमेंशन है वो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम के बराबर होनी चाहिए, जो कि एल क्यू है। तो आपने सिंपल डायरेक्टली स्मॉल बी की डायमेंशन निकाल दी यहां से। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो प्रेशर को आप ए अपॉन वी स्क्वायर के साथ में ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब प्रेशर की डायमेंशन और इस पूरे क्वांटिटी की डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। तो आप लिखोगे कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। ओके, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर शुड बी इक्वल्स टू ए अपॉन वी स्क्वायर। प्रेशर की डायमेंशन अभी आपने क्या कैलकुलेट की थी, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो आप लिखोगे एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ स्मॉल ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, एल क्यू, उसका भी आपने स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, एल की पावर 6। तो यहां से आप आसानी से स्मॉल ए की डायमेंशन निकाल सकते हो। क्या आ जाएगी, एम एल 5 माइनस 1 इंटू 6 5 आ जाएगा, टी माइनस 2। तो ये आपके पास हो जाएगी स्मॉल ए की डायमेंशन और स्मॉल बी की डायमेंशन होगी हमारे पास एल क्यू। तो हमारा रूल है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम हो उन्हीं को आप ऐड कर सकते हो और उन्हीं को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। उसका यूज करके आपने आसानी से इन दो कांस्टेंट की डायमेंशन को कैलकुलेट कर लिया। तो एग्जाम में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशन आपको पता है, किसी एक की नहीं पता होगी, वो आप निकालने को बोल दें, या फिर आपको किसी इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करने को बोल सकता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपको ये रूल पता है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम हो उन्हीं को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। टू डेराइव एन इक्वेशन। आप एक इक्वेशन को डेराइव कर सकते हो ये डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके। कैसे डेराइव करोगे, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सैंपल पेंडुलम है जिसकी एक रस्सी है, आपने जिसको एल लेंथ की रस्सी से किसी मास एम को बांध रखा है और इस मास के ऊपर आपको नीचे एक mg का फोर्स लगेगा और ऊपर इस पर एक टेंशन लग रही होगी T। ये जब सब चीजें हम फोर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे तो, अभी बस बेसिक चीज ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो ये पेंडुलम जिसको आप अगर थोड़ा सा इस साइड में पुश कर दो तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, जिसे हम सरल आवर्त गति कहते हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इतनी सारी चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं कि हमारा एक पेंडुलम या फिर एक मास ऐसे रोटेट कर रहा है जिसका कुछ टाइम पीरियड होगा, आवर्त काल जिसे मैं बोल रहा हूं पीरियड, इसको आप हिंदी में आवर्त काल बोल सकते हो, काल।
तो ये जो टाइम पीरियड है वो जी पे डिपेंड कर सकता है, मास पे डिपेंड कर सकता है, लेंथ पे डिपेंड कर सकता है। तो हमारा जो टाइम पीरियड है इस पेंडुलम का, टेंशन को अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, तो ये किस किस चीज पे डिपेंड कर सकता है, उस बॉल के मास पे कि उसका कितना मास है, उसकी लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, कितना लंबाई का आप धागा ले रहे हो, और जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, मान लीजिए 10 वैल्यू है इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, एम, एल और जी। अब ये जी की वैल्यू 10 फिक्स नहीं है, ये चेंज भी होती है, वो हमारा ग्रेविटेशन के चैप्टर में आपको समझ में आएगा। तो हमें एक टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना है इस डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके। हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है वो इन 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे और जी पे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि मास की पावर कितना हमें लगाना है, लेंथ की पावर हमें कितना लगाना है और जी की पावर कितना लगाना है। अब ये पावर्स अगर कैलकुलेट हो जाए तो हम आसानी से फॉर्मूला अपना निकाल सकते हैं। तो पावर्स मैंने एबीसी मान लिया कि एबीसी कुछ पावर्स होंगी। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैंने लिख दिया कोई कांस्टेंट के, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। एक चीज याद रखें, डायमेंशंस में जो कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी के कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट साइनोसॉइडल फंक्शंस, साइनोसॉइडल में कुछ भी आ सकता है, मतलब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह दीजिए इसको, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सारे जो फंक्शंस हैं इनकी डायमेंशंस को हम क्या मानेंगे, 0, m0, l0, t0, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटीज इनको हम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने साइन के अंदर में कुछ लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया साइन ऑफ kx, ऐसे लिख दिया, तो ये जो पूरा kx है इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, m0, l0, t0, क्योंकि ये पूरी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अगर आप x को मान लीजिए डिस्टेंस बोल रहे हो, डिस्टेंस जिसकी यूनिट आप लिखते हो मीटर, तो इसका मतलब k की यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर इनवर्स होनी चाहिए। तो मीटर इनवर्स और मीटर मिलकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओवरऑल m0, l0, t0 की फॉर्म में आ जाएगा। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी जो क्वांटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कुछ भी, एक्सपोनेंशियल e की पावर आपने कुछ लिख दिया, मान लीजिए kx ही लिख दिया, तो फिर से इसकी डायमेंशन क्या आनी चाहिए, m0, l0, t0। लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, लॉग के अंदर आप कुछ लिख दो, लॉग kx। तो ये सारी क्वांटिटीज जो मैं आपको लिख रहा हूं, ये सारी कैसी हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, विमार रहित क्वांटिटी। ओके, तो हमने यहां पे टाइम पीरियड को लिखा k, m, a, l, b, g, c, तो ये k जो है हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को लिखेंगे और उस हिसाब से क्या करेंगे, ये जो m है, l है और t है, इनकी जो पावर्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे कि m की पावर, l की पावर और t की पावर कैसी है, उसको कंपेयर करके हम एबीसी निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको समझाता हूं। तो ये सब चीज याद रखें, ये सब हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। ओके, तो t तो टाइम पीरियड है, तो टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है, m0, l0, t की पावर 1। k की हमारी डायमेंशन लेस है तो k को आप भूल सकते हैं। m क्या है हमारे पास, m है हमारे पास मास, तो मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M, उसकी पावर a है। l क्या है, लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन l होती है, इसकी पावर कैपिटल b है, स्मॉल b है। g हमारे पास मैंने भी आपको बताया था, ये एक्सीलरेशन ही है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन आ रहा है उसको हम g लिखते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी lt-2 और इसकी पावर आप c लगा दोगे। तो आपने क्या किया, जितनी भी क्वांटिटीज आपको पता है सबकी डायमेंशन आपने लिख दी, टाइम पीरियड की लिख दी, मास की लिख दी, लेंथ की लिख दी और g की लिख दी। अब इस राइट साइड के जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी पावर्स को आप कंबाइन करोगे। कैसे करेंगे, आप इसको लिख सकते हो m की पावर a, l की पावर देखिए यहां से b आ रहा है और यहां से c आ रहा है, तो उसे आप लिख सकते हो b प्लस c।
सिमिलरली टी की पावर को आप क्या लिखोगे -2c। तो ये आपका हो गया, ये एक इक्वेशन बन गई। यहां पे क्या रहेगा कि m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, और यहां पे है m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -2c। अब अगर पावर्स को आप कंपेयर करो तो आपको क्या मिलेगा, m की पावर a इक्वल्स टू m की पावर 0, इसका मतलब आपका a क्या हो गया 0 हो गया। सिमिलरली l की पावर b प्लस c इज इक्वल टू l की पावर 0, तो आप लिख सकते हो b प्लस c इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से t की पावर -2c इक्वल्स टू 1, तो आप लिखोगे -2c इज इक्वल्स टू 1। ये तीन इक्वेशंस आ गई हमारे पास। तो पहला तो आपको यहीं से मिल गया कि a इक्वल्स टू 0, यहां से मिल जाएगा c इज इक्वल्स टू -1/2, और c की वैल्यू अब यहां पुट करोगे तो आपको b मिल जाएगा 1/2। तो आपके तीन कांस्टेंट्स थे a, b और c। आपने a, b और c तीनों की वैल्यूज इस तरीके से कंपेयर करके निकाल लिया। अब अगर आप इन तीनों वैल्यूज को जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें पुट कर दो, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, t इज इक्वल्स टू k m की पावर a, और a है हमारा 0, l की पावर b, और l हमारा कितना है, सॉरी b कितना है 1/2, और g की पावर c जो कि है -1/2। ये आ गया, और इसको आप लिख सकते हो k m0 मतलब 1 होता है, और l की पावर 1/2, g की पावर -1/2 को आप लिखोगे 1/g की पावर 1/2, मतलब इसे आप लिख सकते हो l/g की पावर 1/2। तो टाइम पीरियड आपका क्या हो गया, k रूट l/g। तो इस तरीके से आपने क्या किया, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का या फिर आवर्त काल का फॉर्मूला है वो आपने सिंपल ड्राइव कर लिया। तो ये इसका दूसरा एप्लीकेशन है कि हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करके कैसे किसी भी इक्वेशन या फिर किसी भी फॉर्मूले को डराइव कर सकते हैं। वैसे ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसमें जो k की वैल्यू है वो 2π आती है, तो ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता है। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि k हमारा 2π होता है। तो हमें तो ये कांस्टेंट मान के चलना था, तो हमने क्या किया, डायमेंशंस का यूज करके ये ओरिजिनल फॉर्मूला डराइव कर लिया। तो ये इसका दूसरा एप्लीकेशन है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, कुछ एप्लीकेशंस रह गए वो आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।